कि वो बच्चे हमसे 10th में पढ़े हैं, उनको पता है कि प्रदीप सर, राहुल सर के पास क्या चीजें है। तो भाई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सिंपल 100 वॉट के, देन 200 वॉट के, 50 वॉट के, 20 वॉट के। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर कौन सा ऐसे चैप्टर है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो भाई ये चैप्टर का वो नाम न लेना, ये बहुत कम चांस है। फोर्थ चैप्टर का नाम जरूर वो लेगा जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई देखो, अगर आपको फटाफट इसको कंप्लीट करना है तो मैंने इसका सॉल्यूशन पिछले साल ही निकाल दिया था। पिछले क्या 2-3 सालों से बच्चे वैसे ही कर रहे हैं। जिन बच्चों से होता नहीं है, हर बच्चा शक्तिमान नहीं होता भाई, हर बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता। तो मैंने इसके लिए ट्रिक वीडियोस बनाए थे, आप सर्च करोगे इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, आगे गिरी ट्यूटोरियल, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिरी ट्यूटोरियल, आपको ट्रिक वीडियोस आराम से मिलेंगे। आप एक झटके में पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। और गाइस अगर आप चाहते हो, देखो वैसे ही ऑलरेडी मैंने अलजेब्रा का 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ज्योमेट्री का वहां 4 चैप्टर हो चुका है, और पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चंस हमने नए सिरे से ऑलरेडी पहले हमने खत्म किया था, फिर से आपकी मांग थी हमने फिर से किया। हिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका, लैंग्वेजेस जितना हमने पढ़ा है बस उतना कर लो, आपकी बल्ले बल्ले जो आगे हम देंगे ना बस उतना कर लोगे। भाई बोल रहा हूं इतना अच्छा स्कोर करके बस भरोसा बना के रखो, और वीडियोस को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आपका कंपटीशन 12th के साथ है। हमें 12th की ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है भाई, क्योंकि वो बच्चे हमसे 10th में पढ़े हैं, उनको पता है कि प्रदीप सर, राहुल सर के पास क्या चीजें है। तो भाई आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा, जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक, बताओ कि भाई अपना भी पावर हमें दिखाना है, क्योंकि इसके अंदर हम पावर की ही बात करने वाले हैं। तो चलो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भाई पहले यूजेस ये वो यही सब डिस्कस किया है। भाई किसको नहीं पता है इलेक्ट्रिक करंट, विदाउट इलेक्ट्रिक करंट मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये बात भी मेरी पहुंचेगी क्या आप तक? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो भाई यूजेस तो आपको ऑलरेडी पता है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा जूल्स लॉ। पर उसके पहले ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर A to B में, क्योंकि अभी वो मैं बार बार लिखूंगा, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये V ऑफ AB, बेस पे AB लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बेस पे AB दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा कर दूं, अब दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है AB। ये जो AB दिखाई दे रहा है गाइस, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले कंफ्यूज हो पोटेंशियल डिफरेंस को लेके होते हैं। प्लीज कमेंट करके सच देखो, जब तक आप चीजों को, अपनी सच्चाई को नहीं समझना स्टार्ट करोगे, सच्चाई को जाहिर करना स्टार्ट नहीं करोगे ना यार, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को अपने सच से मत भागो, जो है वो बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को ना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नहीं पता चलता, और सही बताने वाला कोई नहीं मिलता। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुल मिला के बताओ ना, स्ट्रेंथ डिफरेंस होता है। जब एक जगह हाई और एक जगह लो ऐसा क्रिएट किया जाता है तो एनर्जी ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। तो उसी तरह से सर्किट के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्ट्रेंथ डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर एनर्जी क्या करता है, ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। तो भाई सर्किट के अंदर A to B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, इसीलिए इसको ऐसा ले V ऑफ AB। V मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और वोल्ट को डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं। तो ये कहां से कहां अप्लाई किया है? A to B, A और B के बीच में क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्ट्रेंथ डिफरेंस। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा जूल्स लॉ। क्या है जूल्स लॉ? लप्पू सर टॉपिक है भाई, लप्पू सर। देखो ये हमारे बुक में कहा, हाँ ये देखो जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ हमें प्रूफ किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के से डर के भागते हैं, कोई टेंशन नहीं, इधर आ जाओ, हम बताते हैं। ये गाइस ना, ये आपने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा हुआ है। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का मतलब ही वर्क होता है, एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? वर्क होता है। और जो वर्क का फॉर्मूला रहता है, जो हमने पिछले साल पढ़ा था, V ऑफ V इंटू क्यू अपॉन T, और V ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, कहां से कहां तक अप्लाई किया? A to B के बीच में। ओके, अब Q मतलब आप सभी को पता है, Q मतलब चार्ज होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज अपॉन टाइम होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो P की वैल्यू हमारी क्या आ गई? फाइनल हमारी वैल्यू V ऑफ AB इंटू I। ओके, अब गाइस एक चीज, आपको तो जूल्स लॉ प्रूफ करना है ना, तो जूल्स लॉ प्रूफ करना मतलब हीट को प्रूफ करना ही है। ये भी हमने पढ़ा था। हीट क्या होता है? हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम।
अब पावर तो ऑलरेडी अपने को पता है, ये देखो पावर की वैल्यू हमने निकाली, V ऑफ ए बी, पावर की वैल्यू क्या, V ऑफ ए बी इंटू आई इंटू टी, क्लियर। तो ये हमारा H निकल गया। बट अभी तक और हम इसको कर सकते हैं, हमें पता है ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, हमने बहुत पहले ओम्स लॉ पढ़ा है, बहुत पहले क्या 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, चलो मैं लिखता हूं, बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या था भाई, V इक्वल टू आई आर, यही था ना, निकाला था हमने। और V कहां से कहां अप्लाई किया, ए बी, ये तो भूलना मत। तो ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस क्या करो, V ऑफ ए बी को इसके जगह पुट कर दो, V ऑफ ए बी, क्योंकि ओम्स लॉ से हमने V की वैल्यू निकाल ली, तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आई आर। तो ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू, चलो मैं एक बार और लिख देता हूं, V ऑफ ए बी इंटू आई इंटू टी। V ऑफ ए बी कितना है, आई आर इंटू ये आई इंटू टी। ये देखो आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया हमारा जूल बाबा का लॉ, जूल्स लॉ। तो भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये देखो ये आपका आ गया जूल्स लॉ। और इसको मैं और कन्वर्ट कर सकता हूं, बट जरूरी नहीं है भाई, ऐसा रखोगे तो भी चलेगा। यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर भी मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो। कहां चला गया भाई, ठीक है। पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये सभी आपको याद होगा ना, एक बार 9th का वो वाला फॉर्मूला जाके रिवाइज कर लो। अगर बोलोगे तो मैं 9th वालों को पढ़ाने वाला हूं, एक बार उसको देख लोगे तो आपको सभी चीजें याद आ जाएगी, बिल्कुल याद आ जाएगी। अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वैसे दिमाग में लाओ फटाफट, क्या था। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस, पहले हम इसका होता है कूलम पर सेकेंड, यूनिट को याद करो, कूलम पर सेकेंड। इसका जूल पर कूलम, यूनिट याद करो। एम्पियर का, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। अब ये कूलम कैंसल, जूल पर सेकेंड गाइस मेरा होता है वॉट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ये देखो, इसके लिए गाइस आपको याद होना चाहिए, जूल पर कूलम कैंसल, या 1 लगाया 1 लगा सकते हो, मैंने डायरेक्ट फाइंड करके बता दिया। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ओके, खत्म। सो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण हम क्या हम इसका भी यूज करते हैं भाई, इसका भी यूज करके हम बहुत सारा काम अपना निकाल लेते हैं, बहुत सारा काम आप घर में भी निकाल रहे हो। ये देखो, पता है ना ये क्या मैं बोल रहा हूं, कपड़े को सही सलामत बनाने के लिए भी हमें हीटिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। इवन बल्ब, आपको पता है बल्ब, पहले के जो बल्ब आते थे 100 वॉट के, देन 200 वॉट के, 50 वॉट के, 20 वॉट के, उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है। तो चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये जो कॉइल दिखाई दे रहा है ना, इस कॉइल का भी जनरली हम यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए। अरे कॉइल से याद आया, देखो पहले ना, अभी भी बहुत जगह यूज होता है कि हम क्या करते थे, पानी को अगर गर्म करना है तो हम उसके अंदर एक कॉइल डालते थे और उसका वायर का कनेक्शन लाइट में, मतलब अपने बोर्ड में लगा देते थे। थोड़े टाइम के बाद वो चीजें गर्म हो जाती थी। वहां भी किसका यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का। हीट जनरेट होने के कारण वो पानी हमारा फटाफट क्या हो गया, गर्म हो गया। तो भाई एग्जाम में आपको जनरली क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो जनरली वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो हीटिंग इफेक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो यूज किया जाता है। और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर कुकर है उसके अंदर कौन से कॉइल का यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट के लिए, तो निक्रोम कॉइल का। कौन सा, निक्रोम। ये अलॉय होता है, ये याद होना चाहिए। वो इसके अंदर जो वायर होता है उसको बोलते हैं निक्रोम कॉइल। कौन सा, निक्रोम कॉइल होता है। इसके बाद गाइस ये आपको दर्शन पहले हम करवा दे,
ये देखो बल्ब, इस बल्ब के अंदर गाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी के हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है। ये देखो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसको टूटते हुए बहुत बार आपने देखा होगा। ये जो होता है ये टंगस्टन का वायर होता है। किसका वायर होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन के वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतना ज्यादा जब गर्म होगा ना तब जाके मेल्ट होता है, तब जाके। बहुत बार आपने देखा होगा कि इसकी मौत हो जाती है, ऐसे लटका हुआ पड़ा रहता है, ऐसा ऐसा गिरा हुआ, ऐसा मरा हुआ पड़ा रहता है। देखा है ना, ये वाले बल्ब में देखा होगा कभी कभी। तो भाई इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही हम इसको अपना स्विच ऑन करते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जाने के बाद ये ग्लो होना स्टार्ट होता है, और इसके ग्लो होने के कारण ही हमें आजू बाजू में लाइट दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? आजू बाजू में लाइट दिखाई देता है। अब मान लो जो पता चला 20 डिग्री पे ही मेल्ट हो जा रहा है, तो क्या ग्लो होगा? नहीं ग्लो होगा। तो यहां पर हम टंगस्टन का वायर यूज कर रहे हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जाता रहता है तो ग्लो होता है, और ग्लो होने के कारण हमें क्या दिखाई देता है? आजू बाजू लाइट दिखाई देता है। यहां भी किसका यूज किया जा रहा है? हीटिंग इफेक्ट का। और भाई ये वाला डायग्राम ना, इसको दिमाग में फिट कर लो। बहुत बार ये डायग्राम दिया रहता है, इसके जितने पार्ट्स है इसके बारे में पूछा जाता है, और कभी कभी ड्रॉ करने के लिए भी अपने को भी आता है। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के लिए अपने को ये दो चीजें बहुत दिमाग में रखना है। पहला है मेरे दोस्त लायु, न्यूट्रल एंड अर्थ। जो हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसके अंदर टोटल 3 तरह के वायर होते हैं, लायु, न्यूट्रल एंड अर्थ। वो अलग बात है, अर्थ पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और नहीं ध्यान देने के कारण बहुत बार हम अर्थ के अंदर जाने के चांसेस बन जाते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है ये। इसीलिए तीनों वायर होने चाहिए, आपके कनेक्शन में ये तीनों होना चाहिए, लायु, न्यूट्रल और अर्थ। जो अर्थ होता है उसका कनेक्शन डायरेक्ट ग्राउंड के साथ होता है। अर्थ किसके साथ कनेक्टेड होता है? जो अर्थिंग होता है, इसको जनरली अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थिंग का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ होता है? ग्राउंड के साथ। क्योंकि कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कुछ हीट जनरेट हुआ तो अर्थिंग अगर लगा हुआ तो डायरेक्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और ये जो लाइव और न्यूट्रल है, अब इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं। क्या हो गया मेरे को? ये देखो लाइव एंड न्यूट्रल, इसकी कहानी बहुत दुख भरी है भाई। लाइव और न्यूट्रल वायर जो है, दुख भरी नहीं, अच्छी है। लाइव और न्यूट्रल वायर के अगर जो प्लास्टिक कोटिंग है इनकेस कभी निकल जाए, जब किस्मत ही खराब है तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो लाइव और न्यूट्रल के प्लास्टिक कोटिंग इनकेस कभी कभार निकल गया, तो अगर वायर ये दोनों है मान लो, और ये दोनों के ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग हट गई, और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया ना, तो भाई वहां लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। when live and neutral wire come in a contact with each other, कब कांटेक्ट में आएगा? कांटेक्ट में वैसे भी रहता है, बट अच्छा वाला कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि बीच में प्लास्टिक लगा रहता है ना, और प्लास्टिक ये इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर के कारण अंदर इधर का हीट इधर नहीं जाता, इधर का हीट इधर नहीं आता। बट अगर प्लास्टिक बाहर रिमूव हो गया और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, दोनों एक दूसरे के प्यार में आ गए, तो लाइव और न्यूट्रल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जब जनरेट होगा तो भाई अगर उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के बीच में ना प्लास्टिक, वुड, अगर ऐसी कोई भी चीज आ गई जो फटाक से आग पकड़ लेती है, वुड, क्लोथ, प्लास्टिक एक्सेट्रा, कोई भी चीज जो फटाक से मतलब कि आग को पकड़ लेती है, तो भाई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बस इतना ही याद रखना, व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर, दैट टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। और उस हीट के बीच में अगर कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल कोई भी आ गया, इनफ्लेमेबल मतलब जो जल्दी आग को पकड़ लेता, वो आ गया, तो समझ लो भाई वही है अपना शॉर्ट सर्किट। समझ रहे? वही शॉर्ट सर्किट है। और इससे बचाने के लिए, इस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए बहुत बार हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये अब तो एमसीबी यूज होता है, पर जनरली कहां गया ये पुराना वाला फ्यूज, ये समझ में, ये यूज करते हैं बचाने के लिए। क्यों ऐसा कैसे होगा, चलो ये भी बता देता हूं। देखो हमारा वायर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हमारे वायर के सर्किट में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, और उसी सर्किट के अंदर हमारे ये फ्यूज लगा रहता है, और इस फ्यूज में से भी जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जाएगा तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इसके अंदर, फ्यूज के अंदर जो वायर हमने लगाया उसका एक रेंज है,
उससे ज्यादा अगर हीट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है तो इसकी सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और सर्किट अगर ब्रेक हो गई तो जो लाइट कंटिन्यू, शॉर्ट सर्किट हो रहा है पर यहां से लाइट कंटिन्यू आ ही रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट आता रहता है वो सर्किट ब्रेक होने के कारण अब ये लाइट आ नहीं पा रहा है, और लाइट नहीं आने के कारण हमारा जो अप्लायंसेस होता है बच जाता है। पता चला शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है और लाइट भी कंटिन्यू आ रहा है, तो सभी चीजें, अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो मतलब जो हीट, जो लाइट आ रही थी, एनर्जी जो आ रही थी वो आएगी नहीं, और इसके कारण हमारे अप्लायंसेस क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। इसीलिए बहुत बार ऐसे फ्यूज यूज नहीं, बहुत बार नहीं भाई, यूज ही करना चाहिए, बहुत बार क्या यूज करना चाहिए, नहीं तो कभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आ गया ना, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आ गया तो ये फ्यूज बचा लेता है, क्योंकि ये खुद मर जाता है और मर के हमें बचा लेता है। मर जाता है मतलब इसका सर्किट जो होता है, जो वायर होता है, ब्रेक हो जाता है। वायर ब्रेक होने के कारण ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है वो आगे हमारे अप्लायंसेस तक नहीं आते। इसीलिए हर जगह, हर अप्लायंसेस के बाजू में फ्यूज लगाया जाता है कि कुछ ऐसा हुआ तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आया तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के कारण एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट हमारे अप्लायंसेस तक नहीं पहुंचेगा। ये पूरी कहानी है। अब बात करते हैं, हाँ एक और चीज है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के नाम से ही पता चल रहा है, ओवरलोडिंग तो तुम्हें नाम, इसके नाम मतलब इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। अब देखो, आप सभी को पता है कि समर सीजन के अंदर ज्यादातर जो अप्लायंसेस हैं समर सीजन के दबा के यूज किया जाता है। बहुत उनको बोले कि मेरे को क्या लेना देना, मैं तो पैसा खर्च, मैंने, मेरे को पैसा देना, बिल मेरे को देना है। उनको ये नहीं पता है भाई, बिल मेरे को पता है आपके पास बहुत पैसे है, बिल आपको देना है, बट जो सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, उसकी लोड, वो इतना लोड नहीं उठा सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर को जब बिठाया जाता है तो वो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि चलो ये घर है, इतना इतना यूज होगा। अब उनको थोड़ी पता है कि आपने एक ही घर के अंदर 4-6 एसी लगा के रखा है, वो इनको नहीं पता, वो उस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते। तो भाई समर सीजन के अंदर आपके घर में लगभग सभी एसी चालू हो जाता है, फैन चालू हो जाता है, अगर और बाकी चीजें, हीटर चालू हो जाता है, मतलब लगभग सब चीजें चालू हो जाती है, दबा के यूज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर जो बाहर लगा हुआ है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर स्टार्ट होता है। एक्स्ट्रा प्रेशर स्टार्ट होता है मतलब वो उस ट्रांसफार्मर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होना स्टार्ट होता है, और जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होना स्टार्ट होता है तो वो जब हीट हमारे फ्यूज तक पहुंचता है, तो फ्यूज क्या होता है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, तो आप सभी को पता है कि वो फ्यूज जो हमने लगाया हुआ है, उस फ्यूज की उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को भी झेल पाए। इसलिए बहुत बार क्या हो जाता है, वहां सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक हो जाने के कारण बहुत बार आपको ट्रांसफार्मर आवाज आता है, भी सुनाई देता है, बहुत आवाज आता है, बोले ट्रांसफार्मर उड़ गया, सुनाई देता है ना, उड़ गया। तो जो फ्यूज वायर मेल्ट, और इसके कारण क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट निकलना स्टार्ट होता है तो जो फ्यूज के अंदर जो हमने वायर लगाया हुआ है, वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और वायर मेल्ट हो जाने के कारण अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कनेक्शन हमारे घर तक नहीं आ पाता, क्योंकि सर्किट बीच में क्या है, ब्रेक हो गया। क्योंकि पहले नॉर्मल तरीके से सभी प्रोसेस हो रहा था, बट अब हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट अंदर से निकलना स्टार्ट होता है, और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलना स्टार्ट होता है तो फ्यूज का भाई उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं था, क्योंकि हमने तो सोच के लगाया था, और इसके फ्यूज क्या होता था, मेल्ट हो जाता, और फ्यूज मेल्ट हो जाने के कारण हमारा सिस्टम भी मेल्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घर तक नहीं पहुंचता। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है, और इसी को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। इनसफिशिएंट, इट्स फ्यूज वायर मेल्ट एंड द सप्लाई गेट शट डाउन, मतलब वहां से लाइट कंटिन्यू हमारे घर में नहीं आ पाता, और हमारे यहाँ का सब चीज क्या हो जाता है, हमारे यहाँ का भी शट डाउन हो जाता है ना, क्योंकि सब बंद हो जाता है। तो भाई इस तरह से आज का टॉपिक मैं यहां तक खत्म करता हूं। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने जूल्स लॉ, मैंने आपको बताया किस तरह से हम फाइंड करते हैं, हीटिंग इफेक्ट के लिए वो जनरली यूज होता है। फिर इसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट के लिए बहुत सारी चीजें, हमने बल्ब के बारे में देखा, मैंने दो आपको बताया, निक्रोम वायर और टंगस्टन के बारे में बताया, वो दिमाग में फिट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। फिर ओवरलोडिंग हमने देखा, ओवरलोडिंग के बाद शॉर्ट सर्किट देखा, फिर इसके बाद हमने वायर के बारे में देखा, बहुत सारी चीजें देखा, एकदम प्यार से दोस्त की तरह पढ़ाया भाई, जितना हो सके लोगों तक शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।